नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक भारत से आते हैं, तो वहीं से हम भी स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो आधुनिक भारत है उसके जितने भी चैप्टर हैं उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे, यानी कि प्रत्येक चैप्टर से हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए हैं। इनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हुए चलेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। देखिए फ्रेंड, जो वास्को डी गामा है इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है, यानी कि समुद्र के रास्ते सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली या यूरोपीय कौन था, तो वो वास्को डी गामा था और एक पुर्तगाली व्यापारी था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल से संबंधित था। इसके बारे में बात करें तो ये सबसे पहले आता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप ये जगह कहाँ पर है? जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो दक्षिणी तट है, तो इस स्थान को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आते ही यूरोप से सबसे पहले यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आते ही इसको एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मुनीद। आपको ये याद रखना है, अब्दुल मुनीद। तो इसकी सहायता से ये भारत पहुँचता है और भारत के कालीकट तट पर, कालीकट, और कालीकट कहाँ है? केरल का जो तट है, तो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ का जो शासक है, स्थानीय शासक जमोरिन, इसका भव्य स्वागत करता है और ये भारत के अंदर पहुंचता है 1498 में। तो प्रश्न आएगा कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। किसकी सहायता से ये केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचा था? तो वो हो जाएगा अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद। या फिर केप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका के दक्षिणी तट पर है, या फिर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। भारत के लिए जलमार्ग की खोज किसने की? तो वो वास्को डी गामा की है। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसका स्वागत किसने किया है? तो वो किया है स्थानीय शासक जमोरिन। कहाँ का शासक था? कालीकट का शासक था जमोरिन, तो उसी ने इसका स्वागत किया है। देखिए फ्रेंड, जो वास्को डी गामा है ये 1498 यानी कि 1498 में भारत आता है और 1500 में वापस चले जाता है। फिर 1502 में लौटकर वापस आता है। तो यहीं से पुर्तगाली जो साम्राज्य की है भारत के अंदर नींव पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक जगह है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, दूसरी है स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले जो स्थापना होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1498 में, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में होती है ना, 31 मई सन 1600 को। उस समय भारत के जो बादशाह हैं कौन है? अकबर है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के सम्राट कौन थे? तो सम्राट अकबर थे या फिर बादशाह अकबर थे। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना 1602 में होती है, ये भी सही है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1664, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में होती है। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। और ये भारत आती है 1668 में, 1668। और इसकी स्थापना कौन करता है? कोलबर्ट, फ्रांस के अंदर करता है कोलबर्ट। और जो फ्रांस के सम्राट हैं कौन है? लुई 14। तो ये क्वेश्चन भी आया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो लुई 14वें थे, लुई 14। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो कौन कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच भी आए थे और स्वीडिश भी आए। तो फ्लैंडर्स नहीं आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे और लास्ट में स्वीडिश आए थे। तो सबसे पहले जो आए और सबसे लास्ट में जो गए तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा आता है और 1961 तक ये भारत में रहते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें डच, तो डच किन्हें कहते हैं? जो आज का हॉलैंड है, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड है, यहाँ के निवासियों को डच कहा गया है। जो डेनिश हैं वो डेनमार्क के निवासी हैं, डेनमार्क, ये आपको याद रखना है। स्वीडिश स्वीडन के हैं, स्वीडन, और फ्रेंच तो फ्रांस के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? देखिए फ्रेंड, जैसे ही पुर्तगाली भारत के अंदर आएंगे तो उनका जो वास्तविक संस्थापक है तो वो कौन है? अल्बुकर्क, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा गोवा पर अधिकार किया जाता है 1510 में। किससे ये गोवा को छीनता है? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह, आदिल शाह। तो और पुर्तगाली साम्राज्य का जो भारत में पहला गवर्नर था वो कौन था? अल्मीडा था, जो 1505 में भारत का गवर्नर बनकर आता है। जबकि अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक और दूसरा गवर्नर 1510 के अंदर आता है। ये भी आपको याद रखना है। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। देखिए फ्रेंड, जो वॉरेन हेस्टिंग है साल 1772 वर्ष 1772 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आते हैं।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें सर टॉमस रो, तो ये 1608 को सूरत पहुंचते हैं। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगले साल 1609 में जहांगीर इनका स्वागत करते हैं, ये जहांगीर के दरबार में जाते हैं। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो ये भारत कब आते हैं? तो 1608 में आते हैं। और जहांगीर से भेंट कब होती है? तो 1609 के अंदर होती है। इनका जो उद्देश्य था भारत में कंपनी स्थापित करने के लिए परमिशन मांगना था। देखिए फ्रेंड, बाद में एडवर्ड टेरी ये भी आते हैं और कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों कब आते हैं? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो सभी आते हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड, यहाँ पर एक पॉइंट और है, जो टॉमस रो है वो किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नाम के एक जहाज से वो भारत आया था। हेक्टर जहाज का कप्तान था टॉमस रो, तो वो हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? यानी कि जो गोवा हो गया, दमन हो गया और दीव हो गया, यहाँ अपने कारखाने या अपना उपनिवेश सबसे पहले किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले गोवा जीता गया था। कब जीता गया था? 1510 में। बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था। किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले गोवा, दमन और दीव पर किसका अधिकार हुआ? तो पुर्तगालियों का अधिकार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? देखिए फ्रेंड, जैसे ही 1608 के अंदर सूरत में पहुंचता है टॉमस रो, और 1609 में ये जहांगीर के दरबार में जाएगा, और 1612 ईस्वी में जहांगीर परमिशन देता है कि आप सूरत के अंदर फैक्ट्री लगा सकते हो। तो 1613 में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई जाती है सूरत के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले जानेंगे कर्नाटक युद्ध हुए क्यों थे और कितने भागों में इनको बांटा गया है। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है तो वो होता है 1745 से लेकर 1745 से 48 के बीच होता है। दूसरा होता है 1749 से लेकर 54 के बीच होता है। और तीसरा होता है 1756 से लेकर 63 के बीच होता है। देखिए फ्रेंड, जो ये कर्नाटक युद्ध थे ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए थे, और हमेशा से ही किसके मध्य हुए? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच ये हुए थे। तो सबसे पहला 1745 से 48 के बीच हुआ। तो ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एस्ला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1749 से लेकर 54 तक हुआ था। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो 1756 से लेकर 63 के बीच हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो यही पूछ रहा है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस संधि के तहत हुआ था। आपको तीनों याद रखने हैं। जो पहला युद्ध हुआ था 45 से लेकर 48 के बीच हुआ था, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एस्ला चैपल, ये फ्रांस के अंदर एक जगह है। तो ये संधि होती है 1748 के अंदर। दूसरा होता है 1749 से लेकर 54, तो ये किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो पांडिचेरी, जो भारत के अंदर है। और तीसरा होता है 1756 से लेकर 63, जिसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। तो यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? देखिए फ्रेंड, इसको कहते हैं गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान। देखिए फ्रेंड, होता क्या है, 1717 के अंदर भारत के अंदर एक व्यक्ति आते हैं हैमिल्टन, और पेशे से ये डॉक्टर हैं। तो भारत के जो मुगल बादशाह हैं फारुखसियर है, इनके शरीर पर एक घाव होता है जिसको हैमिल्टन ठीक करते हैं। इस घाव के ठीक होने की खुशी में जो फारुखसियर हैं वो हैमिल्टन और अंग्रेजों को बंगाल के अंदर व्यापार करने की अनुमति देते हैं, और वार्षिक 3000 रुपये उनसे किराया लेते हैं, और स्वतंत्र व्यापार का फरमान जारी करते हैं। तो यही क्या था? गोल्डन फरमान। इसी को कहते हैं गोल्डन फरमान। तो ये आपको याद रखना है। किसने किया था? फारुखसियर। और फारुखसियर के बारे में एक पॉइंट है, इन्हें कहा जाता है घृणित कायर। घृणित कायर किसका उपनाम है? तो मुगल बादशाह फारुखसियर। ये भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा बंदा सिंह बहादुर, उनको भी फांसी दी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? देखिए फ्रेंड, जो बेसिन की संधि होती है 1802 के तहत होती है ना। 1802 में अंग्रेजों और बाजीराव के बीच होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इस संधि के तहत जो बाजीराव है वो ब्रिटिशों की शर्तें मान लेते हैं, जैसे कि अपनी सेना में एक छोटी सी टुकड़ी ब्रिटिश फौज की रखना, इस टाइप से अब सूरत पर अपना दावा छोड़ देना, इस टाइप से बहुत सारी शर्तें लागू की गई थी। तो बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर जो अरब सागर है या फिर हिंद महासागर है उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी जमाई थी किसने? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो पुर्तगाली साम्राज्य के पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनके द्वारा यह पॉलिसी अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो हिंद महासागर है या फिर अरब सागर है उसके व्यापार पर कंट्रोल करना, उसको अपने कंट्रोल में लाना था। यही क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी। अगर हम बात करें अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पहला वास्तविक गवर्नर था। तो प्रश्न आएगा, पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पहला वास्तविक गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नीनो डी कोना, ये भी पुर्तगाली गवर्नर हुए हैं। तो इनके समय में गोवा है उसको पुर्तगाली साम्राज्य का औपनिवेशिक मुख्यालय घोषित किया गया, यानी कि सारा उपनिवेश ट्रांसफर किया गया गोवा के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर दो प्रमुख युद्ध होते हैं, एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध, एक 1764 का बक्सर का युद्ध। यही दो युद्ध थे जिन्होंने भारत के अंदर अंग्रेजों की जगह पक्की कर ली थी, उनके साम्राज्य के पैर पसारने शुरू हो गए थे। यही दो युद्ध थे। 1757 के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि भारत की ओर से कौन लड़े थे? सिराजुद्दौला जी लड़े थे, है ना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और जो अंतिम रूप से जो निर्णायक युद्ध था वो 1764 का बक्सर का युद्ध था। तो जो बक्सर का युद्ध होता है वो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो, और साथ ही साथ जो भारत की ओर से लड़ते हैं एक तो सुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला, बंगाल से हैं मीर कासिम, प्लस जो भारत में मुगल साम्राज्य के बादशाह हैं वो कौन है? शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। इनकी संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो पराजित करता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, जिस कारण इलाहाबाद के अंदर 16 अगस्त 1765 को एक संधि होती है जिसको नाम दिया जाता है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के तहत जो भारत के अंदर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है तो वो बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप देते हैं। जो बंगाल है पूरा बंगाल चले जाता है किसके अंदर? अंग्रेजों के अंडर में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है? देखिए फ्रेंड, जो भारत में तंबाकू लाए थे सर्वप्रथम पुर्तगाली लाए थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। देखिए फ्रेंड, साथ ही साथ जो पुर्तगाली थे इन्होंने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा के अंदर स्थापित की थी। ये भी आपको याद रखना है। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था। कहाँ पर स्थापित की थी? गोवा के अंदर की थी। ये आपको याद रखना है। और तंबाकू भी कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे, जो इन्होंने गुजरात के अंदर सर्वप्रथम उसकी खेती की थी, गुजरात के महसाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमने मिलान करना है। इसमें पहला है एस्तादो द इंडिया, यानी कि पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो द इंडिया। कार्टेज, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र। इनक्विजिशन क्या था? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टी ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह, इसकी संज्ञा किसे दी गई? तो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को यह संज्ञा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम कौन सा होगा? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें वांडीवास का युद्ध तो ये कब होता है? 1760 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, जिसमें फ्रेंच की पराजय हो जाती है और वो भारत से बाहर खदेड़ दिए जाते हैं। दूसरा है बक्सर का युद्ध, जैसे हमने अभी पढ़ा है 1764 के अंदर होता है। तीसरा है अंबर का युद्ध, ये 1749 के अंदर होता है ना। अगला है प्लासी का युद्ध, तो ये 1757 को होता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ है? 1749 यानी कि अंबर का युद्ध हुआ है, फिर प्लासी का युद्ध हुआ है, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ है, फिर बक्सर का युद्ध हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? देखिए फ्रेंड, अगर हम सबसे पहले देखें बेदरा का युद्ध, तो बेदरा का युद्ध होता है 1759 के अंदर डच और अंग्रेजों के बीच होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, जिसमें डच पराजित हो जाते हैं और भारत से बाहर खदेड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि कहने का अर्थ यह है, जो भारत में वस्त्र उत्पादन हो रहे थे उसके निर्यात को प्राथमिकता दी गई किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, डचों द्वारा। देखिए फ्रेंड, जो डच एक ऐसी
औपनिवेशिक शक्ति थी जिन्होंने भारत में मसालों की जगह कपड़ों के व्यापार को प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। किसके व्यापार को? कपड़ों के व्यापार को। ये आपको याद रखना है। और डचों की जो पहली फैक्ट्री थी कहाँ पर लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए फ्रेंड, बात हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 को इसकी स्थापना होती है, इंग्लैंड के अंदर होती है। और जो इंग्लैंड की महारानी है वो कौन है? एलिजाबेथ है। ये इनको अधिकार पत्र देते हैं कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो ये कंपनी भारत आती है 1601 में, 1601 के अंदर आती है। और जो इस कंपनी का गवर्नर था वो कौन था? टॉमस स्मिथ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, हाँ सिर्फ गवर्नर। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में आने वाला पहला यूरोपीय था। और टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था, ये मैंने पढ़ाए हैं। नेक्स्ट है, इंटरलोपर्स क्या थे? तो उस समय जो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे उनको कहा जाता था इंटरलोपर्स। तो फ्रेंड, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत में चैप्टर हैं उनको MCQ फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोर्स जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए और याद करने में भी आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।